बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब सबको। आपका स्वागत है आपके मनपसंद शो में जिसका नाम है कौन बनेगा क्वाड्रिलेटरल्स का राजा। ये शो मैंने अभी अभी बनाया है और इसीलिए हमें क्लैरिटी है कि आज हम क्या करने वाले हैं, क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। देखो मेरी मानो तो ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, क्योंकि अगर आपको सारी क्वाड्रिलेटरल्स और उनकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज का लेसन ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो मैं हूं रेणुका मैम, आप और मैं मिलके करने वाले क्वाड्रिलेटरल्स के कौन कौन से टॉपिक्स जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स हमें कवर करने हैं, लेकिन आज क्या क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आज हम रेक्टेंगल और स्क्वायर इनकी प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। सिर्फ इतना ही करेंगे मैम, और बाकी सारे टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में। हाँ, क्योंकि ये दोनों से अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज समझ में आ गई ना तो बिलीव मी बाकी सारे टॉपिक्स तुम्हें बहुत आसान लगेंगे। उसमें तुम्हें डायगोनल्स, एंगल समझने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी, ठीक है। तो दो पार्ट्स में करेंगे इस चैप्टर को। आज का पार्ट रेक्टेंगल और स्क्वायर का बिना देर किए करेंगे शुरू, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, भाई क्वाड्रिलेटरल मतलब बोले तो देखो क्वाड्रिलेटरल सिंपल है, आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। क्वाड का मतलब होता है चार, क्वाड का मतलब क्या होता है, चार, और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। क्या मतलब होता है, साइड्स। तो ऐसी कोई भी क्लोज्ड फिगर, ऐसी कोई भी पॉलीगन जो कि चार साइड से बना हुआ है, चार स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, वो आपका क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल के दे दिए हैं। इसके अलावा भी ऐसी कोई भी शेप अगर आप देखोगे जो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई हो, वो क्वाड्रिलेटरल ही होता है। फिर क्वाड्रिलेटरल के टाइप हो जाते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, पर उसमें आज हम नहीं जाएंगे। हम आज क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल जो हमने बचपन से सीखा है, जो हमने बहुत ज्यादा सबसे पहली शेप्स जो हमने सीखी थी वो कौन सी थी, रेक्टेंगल और स्क्वायर की, है ना। तो उसी से शुरुआत करेंगे हम, बाकी सारे क्वाड्रिलेटरल्स को समझना भी। अब रेक्टेंगल के बारे में हम क्या जानते हैं ऑलरेडी। रेक्टेंगल के बारे में हम ये जानते हैं मैम कि उसकी जो है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, उसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स जो है वो होती हैं इक्वल, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। इसके अलावा चारों एंगल्स होते हैं 90 डिग्री, चारों एंगल्स होते हैं 90 डिग्री। अच्छा, एक जो मैंने नहीं लिखी है लेकिन आई एम श्योर तुम्हें पता है, वो ये कि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है। जब आपने पैरेलल लाइन सीखा होगा तो आपने ये भी सीखा होगा कि ये लाइन इसके पैरेलल होती है और ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल होती है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल ऑल्सो, ठीक है। रेक्टेंगल के बारे में इतना नॉलेज हमें ग्रेड 4 में ही दे दिया गया था, ग्रेड 5 में ही दे दिया गया था, और हमें ये मालूम है। आज हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज समझेंगे, और वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, इसके डायगोनल की प्रॉपर्टीज। अब डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है ये जो ऑपोजिट वर्टाइसेस को जोड़ता है। ये देखो, ये इसका एक डायगोनल है, ठीक है, और ये दूसरा डायगोनल है। दो डायगोनल है रेक्टेंगल के अंदर। आज इनकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, क्या इनसे भी रेक्टेंगल की कोई प्रॉपर्टी निकल सकती है। इसको समझने के लिए आपकी बुक में एक बहुत अच्छा रिडल दिया गया है जो कि है कारपेंटर्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं भी कारपेंटर बन जाती हूँ जरा। अब एक कारपेंटर है जिसको एक टास्क दिया गया है कि उसको दो स्टिक्स लेनी है, कोई दो स्टिक्स लेनी है, उनको इस तरह ज्वाइन करना है कि जब आपने उन्हें ज्वाइन कर दिया तो उसके बाद जब आप उसके कॉर्नर्स को ऐसे जोड़ोगे तो एक रेक्टेंगल बनना चाहिए, ठीक है। अब जो मेरा कारपेंटर है उसके पास एक स्टिक फिक्स्ड है। तो मान लो एक स्टिक उसके पास फिक्स्ड है कि हाँ भाई ये मुझे यूज करनी है। तो अब उसे किस किस सवाल का जवाब देना होगा वो जरा ध्यान से देखो। उसका सबसे पहला सवाल ये होगा कि भाई व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। एक स्टिक तो आपने मुझे दे दी, एक डायगोनल तो आपने मुझे दे दिया, दूसरा डायगोनल मैं कौन सा लूं, उसकी लेंथ इससे छोटी होनी चाहिए, इससे बड़ी चल जाएगी, या फिर इसके बराबर ही चाहिए, क्या कंडीशन होगी। दूसरा, What is the point of interaction of the two diagonals। मान लो मुझे पता लग गया दूसरी वाली मुझे कौन सी लेंथ की लेनी है, कोई भी लेंथ चल जाएगी, छोटी बड़ी कोई भी, ऐसा समझ लिया मैंने। तो अब मैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ करूँ, बोले तो उनको जोड़ू कहाँ पे, यहाँ पे जोड़ू, मिड पॉइंट पे जोड़ू, या किधर भी जोड़ लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। अब जब आप इनको जोड़ ही रहे हो तो ऐसे जोड़ोगे, ऐसे जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, तो ये कारपेंटर के मन में चल रहा है, ठीक है। तो इस एक एक प्रॉब्लम को लेके हम समझ जाएंगे कि डायगोनल से रेक्टेंगल का क्या रिश्ता होता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम मैंने ले ली, दैट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, ठीक है। तो मान लो मेरा ये एक डायगोनल है जिसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी। ए बी फिक्स्ड है, ए बी फिक्स्ड है, मुझे पता है भाई ए बी की लेंथ क्या है। अब इसके रिलेशन में मुझे पता करना है कि सी डी की लेंथ क्या होगी, सी डी की लेंथ क्या होगी।
तो ये पता करने के लिए मैंने ना देखा कि मैं ये वाला ट्रायंगल देखती हूं, क्योंकि कंडीशन अल्टीमेटली क्या है कि जो भी आप ले रहे हो उससे आपका रेक्टेंगल बनना ही चाहिए। तो अगर मुझे इससे एक रेक्टेंगल बनाना है तो ये ग्रीन और ये रेड वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इन दोनों ट्रायंगल में तुम्हें क्या चीज नजर आ रही है? तुम्हें पता अगर रेक्टेंगल है तो ये वाली साइड इसके बराबर है, यानी कि मैं बोल सकती हूं सबसे पहले इन ट्रायंगल ACB एंड DBC, ये दोनों ट्रायंगल है ग्रीन वाला और रेड वाला, इनमें पहली चीज मैं देखती हूं कि AC जो है वो BD के बराबर है या DB के बराबर है। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। दूसरी चीज मैं देखती हूं कि CB जो है वो BC के बराबर है क्योंकि वो कॉमन है। CB इज इक्वल टू BC क्योंकि वो कॉमन है, ठीक है। और तीसरी चीज मैं क्या देखती हूँ कि अगर ये एक रेक्टेंगल है तो ये एंगल और ये एंगल जो है दोनों 90 डिग्री होने वाले हैं। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। और इससे मैंने क्या कर दिया? मैंने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। देखो जब भी हमें कुछ प्रूव करना होता है ना तो सबसे पहले हमारे काम आती है कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। दोनों हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट बाय विच प्रॉपर्टी? बाय साइड एंगल साइड। अब ASA से ये कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव हो गए, पर इससे मुझे मिला क्या? इससे मुझे ये मिला कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी बची हुई बाकी साइड्स और बाकी एंगल्स भी इक्वल होंगे। CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, राइट। तो इसका मतलब मेरी जो ये देखो ये जो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे AB वो बराबर होगा AD के। तो AB विल बी इक्वल टू CD, ठीक है। ये हो गया बाय CPCT। और ये दोनों क्या है? AB और CD क्या है? मेरे डायगोनल्स हैं, मेरे डायगोनल्स हैं। मतलब आप एक रेक्टेंगल अगर बनाना चाहते हो तो आपको डायगोनल्स क्या लेने पड़ेंगे? बराबर लेने पड़ेंगे, बराबर, ठीक है। तो ये मेरी पहली प्रॉपर्टी जो मैंने सीखी है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द लेंथ ऑफ टू डायगोनल्स? बोथ डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। परफेक्ट है, ठीक है। देखो एक बार मैं आपको बता सकती थी भैया डायगोनल्स बराबर लेना, लेकिन जब हम सुनाते हैं इस तरह कोई कहानी तो जैसे ही वीडियो होती है बंद, कहानी हमारे दिमाग से निकल जाती है। लेकिन अगर हमने एक प्रोसेस फॉलो किया है, हमने देखा है कि वो क्यों बराबर होती हैं, तो हम भूलेंगे नहीं और रेक्टेंगल और स्क्वायर को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे ताकि बाकी चीज़ों में हमें आराम रहे। हमें पता हो रहे यार ये तो होने ही वाला है और कोई हमें पूछे क्यों तो भी हम रीज़न दे सकते हैं। चलो पहला सवाल तो कारपेंटर का हो गया क्लियर कि भैया आपने एक डायगोनल अगर ले लिया है तो दूसरा आपको सेम लेंथ का लेना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है मैंने दोनों स्टिक्स काट लिए, बिल्कुल बराबर है। अब उसने कहा मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल्स? इन दोनों को मैं कहां पे जोड़ूं? कहां पे, कौन से पॉइंट पे जोड़ूं? इधर उधर उधर किधर जोड़ूं? तो हमने कहा ठीक है, तो तुम जानना चाहते हो कि ये पॉइंट कहां पर है, राइट? तुम ये जानना चाहते हो कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ में क्या रिलेशनशिप है। तो ठीक है, हमने कहा रुको जरा हम देखते हैं। तो मैं ये दोनों ट्रायंगल देखूंगी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, समझ में आ रहा है? इन दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स है उन्हीं के बीच मुझे रिलेशन पता करना है, राइट? तो इसलिए मैंने ये दोनों ट्रायंगल चूज कर लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल में लेट मी लेबल इट फर्स्ट, BABCD, ठीक है। अब इसमें मुझे रेक्टेंगल के बारे में क्या क्या मालूम है? सबसे पहले मुझे मालूम है कि BD इज इक्वल टू BC, एम आई राइट? BC इज इक्वल टू AD, ठीक है। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर वो रेक्टेंगल बनना चाहिए अल्टीमेटली डायगोनल्स को ज्वाइन करके तो उसकी ऑपोजिट साइड्स तो मुझे बराबर ही चाहिए, राइट? तो ये दोनों मेरी बराबर है। पॉइंट नंबर 2, मैंने क्या बोला था, ये बात हमें मालूम है कि एक रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल, ठीक है। और अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं और उनके बीच में से एक ट्रांसवर्सल जाती है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। बताओ कौन सी वाली प्रॉपर्टी है ये? कौन सी प्रॉपर्टी है? ये होती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सी? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसको रिकॉग्नाइज करने का तरीका क्या सीखा हमने? देखो मैंने एक और कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया तुम्हारा। देखो ये हो गया Z, जहां पे ऐसे Z बन रहा हो ना तो Z के ये जो दो एंगल बन रहे होते हैं ये आपस में होते हैं इक्वल बाय ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब यहां पर तुम देखो ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो तुम्हें Z नजर आ रहा है? Z नजर आ रहा है तो Z के कौन से एंगल बराबर होंगे? ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। कोई डाउट यहां पर? बिल्कुल नहीं मैम। तो अगर मैं इसे एंगल 1 बोल दूं और इसको एंगल 2 बोल दूं तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। रीजन हम लिख सकते हैं कि भाई AD जो है वो पैरेलल है BC के और ये दोनों जो एंगल है ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है।
अब बिल्कुल इसी तरह दूसरे कलर से समझाती हूं। जैसे वो z बना था वैसे एक z ये भी बन रहा है कि ये और ये, कि भाई ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल जा रही है। तो अब z के एंगल कौन से हैं? ये वाला और ये वाला, और ये दोनों एंगल्स हो गए बराबर। और उसको नाम दे देती हूं मैं, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो अब मेरा एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर हो गया बाय सेम रीजन। करेक्ट। तो अब 3 चीजें हो गई इक्वल, और वो 3 चीजें हमारे क्राइटेरिया में आती हैं कि नहीं आती हैं? ये देखो, एंगल, साइड, एंगल। तो मेरे जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूव बाय ASA। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो क्या मैम? तो क्या? तो इसकी बची हुई साइड जो है वो बराबर प्रूव हो गई। और अगर वो बराबर प्रूव हो गई तो मुझे समझ में आ गया कि ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। और अगर ये बराबर है तो मतलब AC का मिड पॉइंट है ये। एम आई राइट? AC का ये मिड पॉइंट है क्योंकि ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, तो ये BD का मिड पॉइंट है। तो हमें क्या समझ में आया कि जो दोनों डायगोनल्स आप ले रहे हो जो आपस में बराबर हैं, उनको आपको इन दोनों के मिड पॉइंट पे ज्वाइन करना है। ये बात समझ में आ गई? इससे हमें समझ में आता है दैट द डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे को 2 बराबर हिस्सों में ये डिवाइड करते हैं। कितनी बढ़िया बात है। तो अब तीसरा सवाल हमारे कारपेंटर साहब पूछ रहे हैं कि अब ये तो बताओ किस एंगल पे इन्हें ज्वाइन करूं। ये समझ में आ गया, मिड पॉइंट पे ज्वाइन करना है, पर एंगल क्या होगा? एंगल ऐसा भी बना सकता हूं, ऐसा भी बना सकता हूं, ऐसा भी बना सकता हूं। कैसे मेक श्योर करूं कि जब मैं इसके जो यहां पर इसके एजेस हैं इनको ज्वाइन करूंगा तो रेक्टेंगल ही बनेगा। वाह क्या लाइन बनाई है मैम ने, टेढ़ी मेढ़ी, बट तुम समझ गए ना, भावना समझो, भावना। तो ये कह रहे हैं कि कैसे तुम कंफर्म करोगे कि कौन से एंगल पे करूं। तो इसके लिए हमने बोला देखो हम तुम्हें कुछ समझाते हैं। हम क्या समझाते हैं कारपेंटर भैया को कि देखो मान लो मैं इसको 60 डिग्री ले लूं, ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया 60 डिग्री है, कोई भी एंगल लेके देख लिया, करके देखते हैं। अब तुमने सीखा होगा ये वाला एंगल कौन सा होने वाला है। देखो तुम्हें पता है कि ये वाला जो कंप्लीट एंगल होता है कितना होता है? 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब उसके बीच में अगर एक एंगल 60 बना दिया जाए तो दूसरा कितना होगा? वो होगा 180 माइनस 60, बोले तो 120 डिग्री, है या ना? तो इसीलिए क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ये 60 है तो ये हो गया 120 डिग्री। अब इसके बाद हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वो जो कैंची वाले एंगल्स होते हैं ना। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, है ना। तो इसी तरह अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये 120 है तो ये भी 120 डिग्री होगा। इतनी बात हमको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। लेकिन मैम इससे आपको क्या पता चला? रुको भाई, थोड़ा सब्र करो, बता रही हूं। देखो अब तुम्हें ये पता है कि ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट हो रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये इसके इक्वल है भाई और ये इसके इक्वल है। लेकिन तुम्हें ये भी पता है कि ये दोनों डायगोनल आपस में बराबर है। मतलब मान लो ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये 4 है तो ये भी 4 है, और ये 4 है तो ये भी 4 है। मतलब ये चारों के चारों आपस में हो गए बराबर। कोई दिक्कत यहाँ समझने में? बिल्कुल नहीं, हाँ है ना। तो अब इस ट्रायंगल को देखो, अगर ये जो है ये ट्रायंगल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? दोनों साइड्स बराबर होती हैं। तो एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। बोले तो सरल भाषा में जो एंगल्स इक्वल साइड के ऑपोजिट होते हैं, ये दोनों इक्वल साइड है, इनके ऑपोजिट ये जो एंगल है ये भी आपस में बराबर होंगे ही होंगे, जिन्हें हम बेस एंगल्स भी बोलते हैं। तो ये दोनों इक्वल साइड है, इनके ऑपोजिट एंगल ये वाला और एंगल ये वाला जो होने वाले हैं बराबर। तो अगर मैं इन दोनों को x ले लूं तो मैं आराम से इन दोनों को फाइंड कर सकती हूं। कैसे? x प्लस 60, ये है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो कि आना चाहिए 180। x प्लस x हुआ 2x और 60 इक्वल टू 180। अब 60 को अदर उधर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो चला जाता है सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में जाता है तो आता है 120। x इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 2 और x आ जाता है 60 डिग्री। तो अगर मेरा x यहाँ पर आ चुका है 60, ये मैं इरेज कर पाऊंगी? क्या लगता है तुम्हें? मेरा इरेजर कभी मेरा साथ देता है? कभी मेरा साथ नहीं देता है। कोई बात नहीं, आज दिया इसने, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है, परफेक्ट। अब बिल्कुल इसी तरह जब तुम यहाँ पर 120 डिग्री को लेके इन दोनों को इक्वल, तुम्हें पता है ये इक्वल है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, जब तुम करोगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री और ये आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 120 प्लस 60 होता है 180, और 60 को 2 बराबर हिस्सों में किया तो 30 हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब जरा ध्यान से देखेंगे जनाब कदरदान, ये वाला एंगल का मेजर कितना आया? 60 प्लस 30 विच इज इक्वल टू
90 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि मेरा हर एंगल बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री आ गया। और अगर वो 90 डिग्री आ गया तो वो रेक्टेंगल ही तो है, वो रेक्टेंगल ही तो है ना। तो एक्चुअली इट डज नॉट मैटर, ये फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने डायगोनल्स को कौन से एंगल पे रखा है, वो 100% एक रेक्टेंगल बनने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको जो कारपेंटर था, आपको नहीं करना है, कारपेंटर सर ने क्या किया, कारपेंटर सर ने ले लिया एक 8 सेंटीमीटर का अपना स्टिक, उसको 4 में डिवाइड किया, यानी कि बीच में मिड पॉइंट बनाया। मिड पॉइंट पे उन्होंने अपना दूसरा डायगोनल रख दिया, लेकिन ऐसे कि उसका भी मिड पॉइंट बने, यानी कि उसका 4 सेंटीमीटर ऊपर हो और 4 सेंटीमीटर नीचे हो। और जब अब इन पॉइंट्स को वो जोड़ेंगे तो क्या बनता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो इससे हमें डायगोनल की कौन सी वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई है। देखो अब तक जो हमने सीखी थी उसमें ऐड हो गई है कुछ, कौन सी ऐड हुई है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हमें पता था। वापस दोबारा वही नहीं पढ़ना है हमको, नई चीज पढ़ाई है मैडम। पढ़ रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं, ये रहा मेरा पेन। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ये हमें पता था, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री ये भी हमें पता था। अभी हमने ये सीख लिया है कि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल लेंथ के होने वाले, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करने वाले, यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांटने वाले। एंड द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, वो जो मैंने पहले नहीं लिखा था वो मैंने अब लिख दिया, दैट द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है, साफ ऐसे ऐसे चमकता हुआ क्लियर है कि धुंधला धुंधला है। अगर धुंधला धुंधला है तो क्वेश्चन जब करोगे तो साफ हो जाएगा, ठीक है। अभी तो चैप्टर की शुरुआत हुई है बच्चा, डरने का नहीं, बस मैम रीजन के साथ तुम्हें करा रही है, तो तुम्हें उसकी रीजनिंग जितनी भी समझ में आई ना उतनी ही बहुत है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें परफेक्ट करना है, तुमसे अभी प्रूफ कोई नहीं पूछ रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि इसके डायगोनल्स इक्वल है। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो फिर आप प्रूफ करके भी देख लेना। अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, प्रोसीजर पे ध्यान ज्यादा देने का नहीं, ठीक है। तो अब आ जाओ उस सवाल पे जो इस वाले टॉपिक पे बेस्ड आएंगे, आपको रेक्टेंगल पे बेस्ड आएंगे, उसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड आएंगे। फिगर इट आउट का क्वेश्चन है, एग्जाम इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तुम्हें बोला गया है फाइंड द अदर एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल, आपको इस रेक्टेंगल के बाकी एंगल्स ढूंढने हैं, ठीक है। आप बोलोगे मैम मुझे पता है इसके चारों कॉर्नर एंगल्स 90 डिग्री है, पता है, हमें भी पता है, लेकिन बाकी एंगल्स ढूंढना मतलब वो सारे एंगल्स ढूंढना जो मैं तुम्हें अभी पिछली वाली फिगर में करके दिखा रही थी 60-30 के साथ, ठीक है। अब अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस 110, कितना होगा 180 माइनस 110 विच कम्स इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। तो जब आप इसको स्टेप वाइज लिख रहे हो तो बस आपको ये जो कर रहे हो 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 वो लिख के दिखाना है, ठीक है। सिर्फ फिगर में कर देने से काम नहीं होगा, और ब्रैकेट में रीजन भी लिख देना कि भाई ये स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हैं, ठीक है। इसको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 70 आ गया, अब ये भी 70 होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये 110 है तो ये भी 110 होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब इधर आ जाते हैं, ये 70 है तो आपको क्या करना है, अब आपको इसको और इसको x ले लेना है, क्या ले लेना है, x ले लेना है। ये भी x ले लिया, ये भी x ले लिया, तो मैं करूंगी x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो 2x आ जाता है 110 और x आ जाता है 110 का हाफ जो कि आएगा 55। तो ये दोनों एंगल, इरेजर मेरा साथ एक बार में दे दे, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों एंगल मेरे आ गए 55 डिग्री, ठीक है। अब ये पूरा 90 है तो ये भी तुम वैसे 90 से माइनस करके पता कर सकते हो, या फिर इस ट्रायंगल के हिसाब से भी पता कर सकते हो, क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो 90 माइनस 55 करके भी आपको मिल सकता है जवाब, जो कि है 35। और आप चाहो तो बिल्कुल ऐसे जैसे आपने उस ट्रायंगल का पता किया वो भी कर सकते हो। ये 35 तो ये 55, ये 55 तो ये भी 55, ये 55 तो ये 35, क्योंकि दोनों को मिलकर बनाना है 90 डिग्री, और ये भी 35 डिग्री। कितना कमाल के हमने सारे एंगल्स ढूंढ लाने ना, कोई बचा है, सारे एंगल्स ढूंढ दिए हमने, कोई हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अभी आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन में कि भाई मैम ये बताओ जरा, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स हैव इक्वल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड बाइसेक्ट ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखो ये मैंने अभी ये क्वेश्चन डाल दिया, पर तुम्हें कभी भी मिक्स्ड क्वेश्चन आ सकता है। तुम्हें पता है मैंने अभी रेक्टेंगल ही सीखा था, यहाँ रेक्टेंगल ही बनने वाला है, लेकिन
प्रॉपर्टीज याद करनी है, और याद करनी है तो तुम्हें पढ़ के समझ आना चाहिए कि अगर आपको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने को कहा जा रहा है जिसकी के डायगोनल्स इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि क्या वो एक रेक्टेंगल ही है, एक प्रॉपर वैसे तो रेक्टेंगल ही है, कंफर्म हो गया, लेकिन कुछ और शेप नहीं है, इसके लिए उन्होंने बोल दिया दैट दे इंटरसेक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो अब आपको एक रेक्टेंगल ही यहां बनाना है, और कैसे बनाओगे, बिल्कुल वैसे जैसे कारपेंटर ने बनाया था। ठीक है, मैं तुम्हें स्टेप्स बता देती हूँ कि कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा अपना डायगोनल, आपके दो डायगोनल है, रफ फिगर में बनाएंगे तो ऐसे आपका एक रेक्टेंगल बनने वाला है जिसके आपके दो डायगोनल बनने वाले हैं। ठीक है, अब अगर इसका नाम है ए बी सी डी, तो डायगोनल कौन से, ए सी और दूसरा है बी डी, और ये दोनों कितने, 8 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना एक डायगोनल बनाओ, जो मान लो आपने बना लिया ए सी विच इज 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। उसके बाद इसके मिड पॉइंट पे आप मार्क कर दोगे कि भाई ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो आपका दूसरा डायगोनल बनेगा वो आपका इस पॉइंट पे बनेगा, लेकिन उस पे आपको यहां से 30 डिग्री की एक एंगल बनाना पड़ेगा, और ये आपका एक डायगोनल बन गया। ठीक है, 30 डिग्री पे आप जब लाइन बनाओगे तो दूसरा डायगोनल आपका बन जाएगा, लेकिन आपको क्या दिया गया है कि उस डायगोनल की लेंथ कितनी है, वो भी 8 सेंटीमीटर। अगर वो 8 सेंटीमीटर है तो ये उसका मिड पॉइंट है, यानी कि यहां से 4 सेंटीमीटर के आर्क आप लगाएंगे और यहां से 4 सेंटीमीटर के आर्क आप लगाएंगे, और आपको इनके पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको बस इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से करना है ज्वाइन। तो ये आपका ए सी है और ये आपका बी और डी है। ठीक है, बनेगा रेक्टेंगल, बनेगा ना, मैम की रफ ड्राइंग पे नहीं जाना, तुम कंस्ट्रक्शन करके देखना, आई एम श्योर बनेगा। ठीक है, स्टेप्स रिवाइज कर लेना अगर कोई दिक्कत आ रही है। मैंने जैसे जैसे हैंड से बनाया आप वैसे वैसे स्केल से बनाना, बस मेरे साथ साथ चाहे तो वीडियो रोक के, लेकिन एक बार खुद से बनाने की 100% कोशिश करना। चलो अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो देखने में इतना भयानक लग रहा है कि भाई साहब ऐसा लग रहा है किसी ने अभी अभी हमारे ऊपर बॉम्ब फेंका है, लेकिन बॉम्ब नहीं फेंका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, इफ PAIR एंड OPDS, PAIR एंड OPDS, ये जो है दोनों, ये दोनों रेक्टेंगल्स हैं। अब अगर इन्होंने बोल दिया कि रेक्टेंगल्स है तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज यहां पर अप्लाई हो जाती है। ठीक है, देन फाइंड एंगल IOD। अब ये IOD है कहां, ये रहा IOD। ठीक है, अब ये IOD एंगल किसी भी शेप का पार्ट नहीं है, किसी शेप का पार्ट दिख रहा है वो, ये देखो इसकी एक साइड तो ठीक है OD है, लेकिन दूसरी साइड OI यहीं पे खत्म हो गई, ये किसी शेप का पार्ट ही नहीं है। लेकिन इसी का जो भाई यहाँ पर नजर आ रहा है ये वाला, ये 100% इस शेप का पार्ट है, ये एक ट्रायंगल का पार्ट है कि नहीं, तो उसको पता करते हैं और उससे ये वाला पता कर लेंगे। कहेंगे क्यों मैम, अरे मुझे पता है ना इन दोनों का रिलेशन, अगर ये x है और ये y है तो x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। मेरी बात समझ में आ गई, आ गई। चलो एक बार फिर से यहाँ पे ट्राई करते हैं। अब अगर ये एंगल x है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है RIAP या फिर PAIR, जो भी ले लो, वो एक रेक्टेंगल है, तो ये एंगल I क्या होने वाला है, एंगल I है 90 डिग्री। हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन इस बात पे नहीं। तो अब देखो इस ट्रायंगल को, कौन सा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ORI, ये रहा ORI, इनके तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा, x डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, मैम 180 डिग्री आएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, मिसिंग एंगल निकालना हमें आता है ना, 90 प्लस 30 कितना हुआ, वो हो गया 120, और ये x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 120 को उधर बस माइनस में लेके जाना है, और मेरा x आ जाता है 60 डिग्री। तो यहां पर मेरा x क्या आ गया, मेरा x आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि x प्लस वाई, मुझे मालूम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि वो मिलके बनाता है एंगल O, और एंगल O क्या है, रेक्टेंगल का एक एंगल है जो कि 90 डिग्री ही होगा। अब अगर वो 90 डिग्री है तो मेरे पास यहां पर मैं लिखूंगी x की जगह 60 प्लस y इक्वल टू 90, तो y आ गया 90 माइनस 60, बोले तो कितना मैडम, 30 डिग्री, है ना। तो यहां पर मेरा y की वैल्यू आ जाती है 30 डिग्री, जो एंगल उन्होंने मुझे निकालने को बोला था। अभी मैंने क्या किया, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज यूज की, मेरे को पता था उसका हर जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, अब बस सॉल्व कर लिया। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। ये है स्पेशल रेक्टेंगल, बहुत ही स्पेशल रेक्टेंगल्स जो हैं वो अब आपको सिखाने वाली हूं मैं।
भाई क्या स्पेशल है इनमें? भाई ये पहला वाला रेक्टेंगल देखो, क्या ये एक रेक्टेंगल है? बिल्कुल मैम, ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि देखो ऑपोजिट साइड्स जो है वो यहाँ पर इक्वल है। बिल्कुल सही बोले हैं आप, बिल्कुल जीत गए आप 2 करोड़ रुपए। क्या ये वाला एक रेक्टेंगल है? बिल्कुल मैम, देखो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 3.6 3.6 बिल्कुल रेक्टेंगल है मैम, बिल्कुल। अब आप 9 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और ये 5 5, यहाँ पर भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। अरे भाई मैम ये भी रेक्टेंगल है, बिल्कुल आप जीत चुके हैं 10 करोड़ रुपए। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट में कि मैम इसमें तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, ये तो सारी ही साइड्स इक्वल है, ये तो स्क्वायर है मैम, ये रेक्टेंगल नहीं है। बिल्कुल 0 अंडा जीते हैं आप, आपकी सारी धनराशि 0 हो चुकी है। क्यों, ये समझाती हूँ बहुत अच्छे से। देखो रेक्टेंगल एक बहुत ही सिंपल इंसान है जिसकी सिंपल सी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, हर एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब स्क्वायर भाई साहब आए, स्क्वायर भाई साहब ने रेक्टेंगल भाई साहब से बातचीत की। रेक्टेंगल भाई साहब ने पूछा क्या आप रेक्टेंगल है? उन्होंने कहा पता नहीं। कहते क्या आपका हर एंगल 90 डिग्री है? क्या आपका हर एंगल 90 डिग्री है? स्क्वायर ने कहा हाँ जी बचपन से है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा दूसरा सवाल, क्या आपकी ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है? अब स्क्वायर ने सोचा ये एक मेरी साइड है 4 सेंटीमीटर, उसकी ऑपोजिट साइड है ये जो 4 सेंटीमीटर है, बराबर ही है ना। विल आई से नो 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 दे आर नॉट इक्वल? नहीं, मैं बोल ही नहीं सकता, वो तो है इक्वल। उसने कहा हाँ जी इक्वल है। उसने कहा तो मुबारक हो, स्वागत है आपका रेक्टेंगल कम्युनिटी में, आप रेक्टेंगल हैं। आप समझे, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है, पर ये उससे थोड़ा सा एक और स्पेशल रेक्टेंगल है, क्योंकि इसकी सिर्फ ऑपोजिट साइड तो इक्वल है ही, बल्कि सारी ही साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं। दैट्स ऑल। तो स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, ये याद रखेंगे। तो वो क्या चीजें हैं जो स्क्वायर को स्पेशल बनाती हैं वो हम समझेंगे अब, ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गई कि अगर हम रेक्टेंगल की कम्युनिटी की बात करें तो स्क्वायर उसके अंदर ही आते हैं। सारे स्क्वायर्स भी रेक्टेंगल हैं, लेकिन क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। सिर्फ वो स्पेशल रेक्टेंगल जिनकी की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं वो आपके स्क्वायर कहलाते हैं। बाकी रेक्टेंगल की जो 90 डिग्री वाली कंडीशन है वो तो यहाँ पर रहेगी ही रहेगी, ठीक है। अब साइड्स और एंगल्स तो मैम हम पहले भी समझ चुके हैं, हमें स्क्वायर बचपन से मालूम है, देखते रह रहे हैं। आज इस क्लास में हम इसकी कौन सी प्रॉपर्टी सीखेंगे? रेक्टेंगल की हमने कौन सी सीखी थी? डायगोनल सीखी थी ना, तो स्क्वायर का भी हम डायगोनल ही सीखने वाले हैं, ठीक है। समझते हैं कैसे। देखो सबसे पहले देखो कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये तुम्हें ऑलरेडी पता है। कौन सी प्रॉपर्टीज? इसकी साइड्स इक्वल है, इसका हर एंगल 90 डिग्री और ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हम लेके ही चल रहे हैं क्योंकि रेक्टेंगल की भी पैरेलल है तो इसकी भी पैरेलल है ही है। अब आ जाते हैं इसके डायगोनल पे कि भाई इसका डायगोनल अगर बनाया जाए तो क्या उसमें कोई स्पेशल कंडीशन होती है? देखो डायगोनल की, रेक्टेंगल की जो कंडीशन है, जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है वो इसमें 100% अप्लाई होगी ही होगी। क्या? नंबर 1, इसके दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर होंगे। दूसरा, इसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट भी करेंगे, ये आपस में इक्वल भी होने वाले हैं। तो अब रेक्टेंगल से ये अलग कैसे है? फिर इसकी अपनी क्या प्रॉपर्टी है? देखो रेक्टेंगल में क्या चीज मैटर नहीं करती थी? ये चीज मैटर नहीं करती थी कि आपने डायगोनल को किस एंगल से ज्वाइन किया, राइट। अगर आप कहीं ना कहीं एंगल फिक्स कर दो तो एक अलग शेप बन के आ जाती है। अब वही समझेंगे हम इसमें। अब मान लो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर जो है ये कह रहे हैं दैट दे आर इक्वल लेंथ, दे बाइसेक्ट ईच अदर बट एट अ स्पेसिफिक एंगल। एक स्पेसिफिक एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, जो कि है 90 डिग्री। भाई हम कैसे मान लें? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से सिखा रही हूं। देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दोनों आपस में इक्वल है। ये बात तो अब हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये इनकी कॉमन साइड है, हाँ 100% है। और क्योंकि ये एक स्क्वायर है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, नॉट अ रेक्टेंगल, इट्स अ स्क्वायर, इसलिए इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाती है। एंड दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल आपस में हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके बचे हुए साइड, बची तो कोई साइड ही नहीं है, इनके सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। अब वो कौन कौन से एंगल है? सबसे पहले ये वाला एंगल है जो इसके इक्वल हो जाता है। अब मैं अगर सोचो इसको ले लूँ x और इसको भी ले लूँ x, दिखाई दे रहा है ग्रीन पे ग्रीन, समझ लो, भावना समझो, x और x, तो x प्लस x मिलके क्या बना रहा है? 180 डिग्री, यानी कि 2x मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, यानी कि x क्या आएगा? 180/2, जो कि आ जाता है 90 डिग्री। यानी कि
ये बात क्लियर हो गई कि ये जो एंगल है ये यहाँ पर 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। यानी कि ये जो बोल रहे हैं कि ये दो डायगोनल है, ये जो दो डायगोनल हमारे कारपेंटर ने लिए थे, अगर उसको स्क्वायर बनाना है तो वही दोनों बराबर स्टिक्स, दोनों बराबर स्टिक्स, दोनों के मिड पॉइंट से ही ज्वाइन करनी है, लेकिन किसी भी एंगल पे नहीं, ये करनी पड़ेंगी बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे ज्वाइन। तो जो मिलेगा वो होगा एक स्क्वायर। क्या होगा? स्क्वायर। अच्छा, इस पे चलते चलते एक और एक्स्ट्रा खबर देते हुए चलो तुम्हें एक्स्ट्रा खबर। देखिए, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों एंगल बराबर है तो ये दोनों एंगल भी तो आपस में बराबर होंगे, मतलब इसका डायगोनल जो है वो इसके कॉर्नर वाले एंगल को भी दो बराबर हिस्सों में बांटता है। अब इस इंफॉर्मेशन का मैम हम क्या करें? क्या पता जिंदगी में कभी काम आ जाए, ऐसे रख लो जरा पॉकेट में संभाल के, फिर मत बोलना क्यों कैसे कहाँ। ठीक है, चलो अभी हम आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे जो हमें बोल रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट एंगल ऑफ अ स्क्वायर। ये तो कितना बढ़िया सवाल है। अब भी तो मैंने क्लियर किया, अभी मैंने तुम्हें बताया ना, देखो कि भैया ये सब आपस में इक्वल है। तुम्हें पता है कि ये एक स्क्वायर मैंने बनाया, ठीक है, इस स्क्वायर में तुमने देखा कि ये 90 डिग्री है, ये दोनों इक्वल है, ये वाला ट्रायंगल जो है, अब देखो ये इक्वल साइड्स हैं तो ये एंगल 1 जो एंगल 3 के बराबर तो होगा ही होगा। एक और तरीके से मैं प्रूव कर रही हूं कि ये वाला ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल अच्छा वाला कलर से करती हूँ, ट्रायंगल ADC देखो, ट्रायंगल ADC में तुम्हें पता है कि AD जो है वो बराबर है CD के, क्योंकि साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है। तो इक्वल साइड के ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यानी कि एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 3 के। अब बिल्कुल इसी तरह अगर तुम ऊपर वाला ट्रायंगल देखो ABC वाला, ये वाला, तो इसमें तुम्हारा AB जो है वो BC के बराबर है कि नहीं है? तो ये दोनों जो एंगल है, एंगल 2 और एंगल 3, ये भी आपस में इक्वल, एंगल 4 ये भी आपस में इक्वल होने वाले हैं, इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स। और एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, अगर एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, ठीक है, और इन दोनों को मिला के भी 90 बन रहा है और इन दोनों को मिला के भी 90 बन रहा है, राइट। अगर ऐसे बन रहा है तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, नहीं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के बराबर है। और ये भी हमें पता है दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और ये भी पता है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये देखो अभी अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया है। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है? इससे हमें पता चल जाता है कि ये सारे ही एंगल आपस में बराबर है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, एंगल 3 के और एंगल 4 के। यानी कि ये जो डायगोनल है ये इन एंगल्स को आपस में कर रहा है बिल्कुल बराबर। तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये कौन से एंगल होने वाला है? एंगल 1 ये होने वाला है 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आई ये बात? कंफ्यूजन कोई? यहाँ पे बिल्कुल क्लियर। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है स्क्वायर की जो अभी आपको मैंने बता दी है। ठीक है, चलो अभी ये चीजें रिवाइज कर लो भाई, रिवाइज कर लो। क्यों? क्योंकि काम करते करते ये आपको याद तो रहने वाली है। जैसे जैसे आप सवाल करोगे आपको 100% ये चीजें याद हो जाएंगी, तो रट्टा मारने की कोई खास जरूरत नहीं है। ये चीज आपको पहले से पता थी, साइड्स इक्वल है, ये चीज आपको पहले से पता थी कि सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल टू ईच अदर, ये भी आपको पता था। इतनी बात भी आपको पता थी कि द डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी आपको पता था क्योंकि स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही है। तो अभी क्या पता चला? अभी ये पता लगा दैट दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट एंगल्स ऑफ द स्क्वायर। ये भी आपको अभी पता चल चुका है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। ऐसा रेक्टेंगल में नहीं होता है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में होता है। और सच बताऊं तो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो है कि भाई ये भी बराबर है और ये भी बराबर, ये सारी की सारी स्क्वायर में ही होती हैं, क्योंकि स्क्वायर जो है फैमिली का सबसे छोटा मेंबर है। ये सबकी प्रॉपर्टीज लाया है, अपनी भी नहीं बनाई है। तो इसको अगर आपको समझ गया तो बाकी सारी शेप्स हो जाएंगी आसान, जो मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि रेक्टेंगल और स्क्वायर अगर आ गए तो बाकी सारी शेप्स तो पीस ऑफ केक है, एक केक का टुकड़ा है जो तुम चलते चलते दूध के साथ खा सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम इस पे करेंगे एक छोटा सा सवाल। सवाल यह है कि कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर O। तो हम यहां पर एक सर्कल बना देते हैं जिसका की है सेंटर O। कितना बढ़िया सर्कल बनाया मैंने, इसके मुझे 0 अंडा मिलना चाहिए। अभी इसमें दो लाइन सेगमेंट है PL एंड AM एंड दे आर दी परपेंडिकुलर डायामीटर्स, यानी कि डायामीटर्स हैं जो एक दूसरे पे ऐसे 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहे हैं और ये है डायामीटर। तो सेंटर से होके तो जाएंगे ही, तो यहाँ पे तो कोई हमें कंफ्यूजन है नहीं। अब इन्होंने पूछा है
कि व्हाट इज द फिगर APML। तो सबसे पहले तो मैं लेबल कर देती हूँ कि डायमीटर्स थे कौन से। डायमीटर था PL और डायमीटर था AM, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है कि ये जो यहाँ पर एक फिगर बन रही है APML, तो ये कौन सी फिगर है, ठीक है। अब देखो इस फिगर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये देखो। नंबर वन, इस फिगर के डायगोनल्स कौन से हैं? इस फिगर के डायगोनल्स कौन से हैं? इस फिगर के डायगोनल्स है AM और PL, और वो दोनों आपस में बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि वो डायामीटर है, डायामीटर ऑफ अ सर्कल है, इसलिए वो दोनों बराबर है। दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं, ठीक है। दूसरी बात, मान लो ये पॉइंट O है जो कि सेंटर ऑफ सर्कल है, ये इसका मिड पॉइंट भी है। क्यों? क्योंकि PO जो है वो रेडियस हो गया ना, ये रेडियस हो गया, ठीक है। इसका मतलब मैं बोल सकती हूं दैट PO इज इक्वल टू OL और OA इज इक्वल टू OM। क्यों? ब्रैकेट में लिखूंगी रेडियस ऑफ द सर्कल या रेडाई ऑफ द सर्कल। एक हो गया तो रेडियस, एक से ज्यादा हो गए तो रेडाई, तो इसलिए ये हो गए आपस में इक्वल। यानी कि अब तक मुझे क्या समझ में आ गया कि जो डायगोनल है वो इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। और उसके बाद मुझे दिया गया है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये एंगल मुझे 90 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल AOL इज इक्वल टू एंगल AOP, मतलब मैंने ये दोनों एंगल बता दिए कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि मुझे गिवन है कि ये परपेंडिकुलर हैं दोनों डायमीटर एक दूसरे पे। तो मुझे पता लग गया कि भाई ये जो डायगोनल है ये इक्वल है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, और ये किस पे बाइसेक्ट कर रहा है? ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी किसके डायगोनल्स की होती है? किसके डायगोनल्स की होती है? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के। किसके? स्क्वायर के। तो क्योंकि ये ऐसा दिया गया है तो मैं मान सकती हूं कि ये स्क्वायर है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अगर सिर्फ ये इक्वल और बाइसेक्ट कर रहा होता तो ये रेक्टेंगल बोलते हैं इसको, लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, परपेंडिकुलर, इसलिए ये हो जाता है एक स्क्वायर। मतलब इसी की जगह अगर मैं ऐसा बनाती और कोई भी दो डायमीटर ले लेती, कोई भी दो जो कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, जो कि इक्वल है, डायमीटर है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री मेंशन नहीं करती, तो ये क्या बनता? ये एक रेक्टेंगल बनता। समझ आ रहा है ना? मस्त क्वेश्चन था ना? चलो, बहुत मजा आया। लेट्स मूव अहेड टू एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद डायगोनल 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। मतलब आपको डी नहीं यूज करना है, डी आपको यूज नहीं करना है। तो कैसे बनाना है मैं आपको समझा देती हूँ, आप जरूर ट्राई करना, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम ले लेंगे डायगोनल लेने हमको। तो सबसे पहले तो आप एक रफ फिगर बनाया करो कि आप बनाने कैसे वाले हो, फिर आप एक्चुअली टूल्स के साथ स्टार्ट करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एक डायगोनल बनाना है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद इसके मिड पॉइंट पे, बिल्कुल जैसे हमने रेक्टेंगल में बनाया था, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पर बनेगा दूसरा रेक्टेंगल, दूसरा डायगोनल, रेक्टेंगल नहीं डायगोनल, ठीक है। अब ये जो डायगोनल बनेगा ये कौन से एंगल पे बनेगा? रेक्टेंगल वाले में एंगल गिवन था, यहाँ पर हमें मालूम है इट्स अ स्क्वायर, तो डायगोनल क्या होंगे? बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे पे। तो यहाँ पर आपको कंसिडर करना है 90 डिग्री। क्या कंसिडर करना है? 90 डिग्री, ठीक है। अब जो दूसरा डायगोनल है वो भी बराबर है, वो भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, उसका भी आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे होगा। तो यहाँ पर यहाँ पे आपको 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लेना है, और जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो आपका स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा कंपास से कैसे करना है ये समझा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लेना है स्टेप 1। इरेजर और मेरी दोस्ती कब होगी पता नहीं। सबसे पहले आपको स्केल लेके एक लाइन ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर की, ठीक है, और उसको नाम भी दे देते हैं, मेनली AC दे देते हैं, ठीक है। तो आपने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की, और इसको आपने नाम दे दिया AC, ठीक है। अब तुम्हें स्टेप 2 में क्या करना है? आपको लेना है इसका मिड पॉइंट, जो कि कहाँ पर आएगा? 3 सेंटीमीटर पे, एंड लेबल इट एज O। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर, यहाँ से 3 सेंटीमीटर, इसको आपने लेबल कर दिया O। इतनी बात समझ में आ गई? अभी तक हमने सिर्फ स्केल यूज किया है, पेंसिल यूज किया है, और हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच के मिड पॉइंट पे मार्क कर दिया विच इज 3 सेंटीमीटर। अब परपेंडिकुलर आप कैसे ड्रॉ करते हो, ठीक है। 90 डिग्री ड्रॉ करने के 2 तरीके हैं, मैं सबसे इजी वाला आपको बताती हूँ। सबसे इजी वाला क्या है? आप ये A लो,
और ये C लो। यहाँ पे आप एक कंपास को खोल लो अपने स्केल के साथ, यहाँ पर रखो और यहाँ पर एक आर्क लगाओ और नीचे एक आर्क लगाओ, ठीक है। और उतना ही जितना आपने खोला हुआ है उससे आप यहाँ पर रख के एक आर्क लगाओ और उसके नीचे वाले पे एक आर्क लगाओ। मेरे हाथ से ऑब्वियसली हिल रहा है बट आपका कंपास हिलेगा नहीं। इसके बाद आपको ये जो पॉइंट है इनको आपस में ज्वाइन कर देना है। और आप अगर आपने मिड पॉइंट को नहीं भी मार्क किया है तो भी तुम देखोगे कि वो मिड पॉइंट से ही होके जाने वाला है। अब ये जो लाइन है ये इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या किया आपने स्टेप 3 में? आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ऐसा परपेंडिकुलर जो इनको कर रहा है बाइसेक्ट, ठीक है। बाइसेक्ट करने के बाद ये आपके दूसरे डायगोनल की लाइन बन गई। अब इसमें आपको मेजर करना है 3 सेंटीमीटर। अब आपको अपने कंपास को कितना खोलना है? अब आपको अपने कंपास को खोलना है 3 सेंटीमीटर। सेंटर ओ पे रखना है और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाओगे आप। थोड़ा मैम ने नीचे लगा दी, मैम को ज़रा ऊपर लगा दें। हाँ, ये मान लो आपने 3 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी और नीचे भी यहीं पे कंपास रख के 3 सेंटीमीटर की आर्क आपने नीचे लगा दी। आपके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो आपके बन चुके हैं, जो कि परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इसके जो पॉइंट्स हैं इनको पहले तो लेबल करो। इसको बी बोल दो, इसको डी बोल दो एंड जॉइन ए बी सी एंड डी, और आपका जो है स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। ये स्टेप्स याद रहेंगे, धीरे धीरे करके बनाकर देखना, 100% बनेगा, ठीक है। ऐसे आपके बुक में 1-2 ही क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से करना। CASE is a square. CASE is a square. The points U, V, W, X are midpoints of the side. ये जो पॉइंट्स आपको दिए हुए ना स्क्वायर के बाजू में, ये इसके मिड पॉइंट है, मतलब ये इसके बराबर है। अब ये आपस में सब बराबर है। क्यों बराबर है मैम? क्योंकि भाई स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर है। मान लो ये पूरी की पूरी 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। अब ये भी 8 है तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। ये भी 8 है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। तो इसीलिए हमने उनको बोल दिया है कि वो आपस में बराबर है। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज UVWX। UVWX ये जो बीच में बन रहा है मिड पॉइंट से, ये कौन सा वाला एंगल, कौन सा वाला शेप है, कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल है। अब इन्होंने हमें बाहर वाला जो है वो दे दिया है कि बाहर वाला एक स्क्वायर है। क्या है वो एक स्क्वायर है। तो अब उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इस पे भी लगेगी। देखो यहाँ पे डायगोनल तो बन नहीं रहा, तो डायगोनल की प्रॉपर्टीज हमें यूज नहीं करनी, हमें इसकी सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज यूज करनी है। और वो क्या है कि इसका हर एंगल है 90 डिग्री, है ना। चलो यहाँ पर आ जाओ। अब ये इसका 90 डिग्री है हर एंगल, ठीक है। अब ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कितने होंगे? अगर आप इसको x लेके एंगल सम प्रॉपर्टी से करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 45, ये भी आएगा 45, ये भी आ गया 45, ये भी आ गया 45। कोई दिक्कत नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 45 और ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45, ठीक है। अब जो अंदर वाला है उसका एंगल पता कर लेते हैं। उसका एंगल क्या है? इसको मैं मान लेती हूँ x, हाँ जी, इसको मैंने मान लिया x। तो ये अभी उधर नहीं जाती, अभी इसी को करती हूँ 45 प्लस x, ठीक है। इसका सम क्या आना चाहिए? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है ये, तो इन तीनों का सम मिलके 180 आना चाहिए। तो 45 प्लस 45 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 हो गया 45 और 45 ऐड करके, दिस इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, जो मेरा 90 ही आ जाता है। अरे वाह, ये तो मेरा 90 आ गया। अब अगर मेरा x 90 आ गया है तो आप देखोगे कि बाकी जगह भी जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है? वो 45 का ही दिया हुआ है। तो इसका मतलब हर जगह 90 डिग्री ही आने वाला है। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि ये क्या है, हर वो शेप जिसका हर एंगल 90 डिग्री है वो एक रेक्टेंगल है। तो मैं ये बात लिख देती हूँ कि भाई ये एक रेक्टेंगल है। लेकिन इतने में रुक जाना ठीक है क्या? मुझे पता है कि रेक्टेंगल जो है, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है। तो ये मेक श्योर करने के लिए कि क्या ये स्क्वायर है कि नहीं है, क्या वो चीज़ है जो स्क्वायर को रेक्टेंगल से अलग करती है, उसकी सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं। अब यहाँ पर देखो ध्यान से ज़रा, ठीक है। अभी मैं तुम्हें कौन से 2 ट्रायंगल देखने बोल रही हूँ? मैं तुम्हें ये दोनों ट्रायंगल देखने बोल रही हूँ, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है, नाम लिख दूँ इनके, ध्यान रहेगा तुमको। देखो, ट्रायंगल UCV और ट्रायंगल UAX,
इन दीज टू ट्राइंगल्स तुम देख रहे हो कि एंगल C बराबर एंगल A है जो कि है 90 डिग्री, ठीक है। तुमने ये भी देखा कि एंगल U, अगर मैं इसको ये देखूं, ये दोनों एंगल, और मैं इनको नंबर लिख देती हूँ यहाँ पे, इसको अगर मैं बोलूँ एंगल 1 और इसको मैं बोलूँ एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री, हाँ कि ना। और CU इज इक्वल टू UA, इस बात में कोई दिक्कत है? CU इज इक्वल टू AU, क्यों? ये गिवन है, तुम्हें बताया था कि ये जो है U, ये इसके मिड पॉइंट है कि नहीं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ASA। और अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब इनकी बाकी चीजें भी आपस में इक्वल है, और इसीलिए ये जो साइड है UV, ये बराबर आ जाती है UX के, या XU लिख देती हूँ, एक ही चीज है, ये बाय CPCT यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हो जाती है इक्वल। और अगर ये हो जाती है इक्वल तो इसका मतलब अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो सेम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हम इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं सिमिलरली, हम बार बार ट्रायंगल्स को लेके नहीं करते, हम कहते हैं सिमिलरली UX इज इक्वल टू WX and WX is equal to WV and that means all sides are equal to each other। तो जब हर एंगल 90 डिग्री है, चारों साइड्स आपस में बराबर है, तो ये क्या है? ये कौन सा टाइप का रेक्टेंगल है? ये है टाइप स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हमें समझ आ गया ना। थम्स अप करो जरा, ऐसे 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 अच्छे से थम्स अप करो कि हाँ मैम मुझे समझ आ गया है। और इसी के साथ हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज और उन पे बेस्ड तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस थे फिगर इट आउट के, वो मैंने ले लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे बाकी टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि हमें और भी समझाएंगे रेक्टेंगल्स और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के बारे में, और उन शेप्स का रेक्टेंगल और स्क्वायर से क्या रिलेशन है वो भी समझेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 में मिलते हैं फिर। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय।